हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स की अगर आप बात करें तो आपने लास्ट लेक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ लिया था। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर ग्लूकोज का पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल पढ़ने से पहले आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को गौर से देखो। ये दोनों ही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बराबर। ये दोनों ही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसमें इस कंपाउंड में OH ग्रुप राइट साइड पे है, तो जहां पर राइट साइड पे है उसको लिखोगे D फॉर दिल्ली, कैपिटल D। और जिसके अंदर OH ग्रुप लेफ्ट पे है उसको आप लिखोगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया D ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कैसे पता करोगे? तो देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है। अल्कोहल के साथ जुड़े हुए कार्बन के अंदर OH को राइट हैंड साइड पे लिखो, बराबर। तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो डी ग्लूकोज है। OH को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो एल ग्लूकोज है। फिर आप पूछोगे सर बाकी का क्या होगा? तो बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज ही होगा। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर जैसा हम लिखते थे वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है, जैसा हम लोग लिखते थे वैसा का वैसा ही आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया आपका डी एंड एल नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज को खास ध्यान रखो कि ये डी और एल जो है, यहाँ पर जो मैंने कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा वो स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेट नहीं करते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल आपको स्ट्रक्चर देख करके पता चलता है, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू पर से पता लगता है। ये दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। डी और एल कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। तो ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल अलग है, उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझते हैं। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में इंडिकेशन नहीं देता है। मतलब ग्लूकोज कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस बताता है जो इन स्ट्रक्चर की मदद से पता नहीं लगती है। तो उनको जब हमने पढ़ा या ऐसा समझा कि ग्लूकोज है वो एक अलग ही टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है जो इस स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन नहीं होती है, तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम कंसीडर कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो हम लोग पहला लिखेंगे कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ glucose cannot be explained by its open chain structure। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है। टू एक्सप्लेन दैट प्रॉपर्टीज, cyclic structure of glucose is proposed। इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है? साइक्लिक। चलिए कुछ वो प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, बराबर। These properties are as follows। These properties of glucose are as follows।
follows। ये जो प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की वो कुछ ऐसी है। पहला, ग्लूकोज डू नॉट गिव, ग्लूकोज डू नॉट गिव 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, मतलब कि 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट एंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है वो which are given by free aldehyde। अब ग्लूकोज के अंदर aldehyde है वो पता चला, लेकिन फ्री aldehyde 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देता है, बराबर, लेकिन ग्लूकोज नहीं दे पाता है। अब मुझे पता है कि आप लोग इन टेस्ट के बारे में नहीं जानते हो, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटली आप इसको रट लो, ठीक है, कि ये जो टेस्ट है वो आप फ्री aldehyde से ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है वो इस टेस्ट को नहीं दे पाता है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है वो है कि ग्लूकोज डू नॉट गिव, ग्लूकोज या पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट गिव पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट गिव हाइड्रोक्सिल अमाइन टेस्ट। दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको रट लेने हैं, which are given by, जब हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, which are given by free aldehydes, ठीक है, जो फ्री aldehydes देते हैं। अब समझो, यहां पर मैं लिखता हूं फ्री aldehyde और यहां पर मैं लिखता हूं ग्लूकोज, ठीक है। पहला लेता हूं 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट, तो ये फ्री aldehyde देता है, ग्लूकोज नहीं देता है। उसके बाद है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, तो ये भी देता है, ये नहीं देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन टेस्ट NH2OH, वो ये देता है लेकिन ये नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो aldehyde ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर इन 2 या 3 टेस्ट की मदद से आप ऐसा समझ सकते हो कि जो aldehyde ग्रुप है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ अलग चीज दिखाई देती है। तो ऐसा क्या दिखाई देता है तो वो समझते हैं। एक्चुअली जो ग्लूकोज है, actually glucose exists in two crystalline forms, ग्लूकोज एक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शुगर है वो। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स नेमली अल्फा एंड बीटा, ग्लूकोज एक्चुअली 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हैव different boiling points, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। अब समझते हैं कि यहाँ पर अल्फा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है, ठीक है, समझना। ये आपको क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स है, उसको याद कर लेना है। अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज का अल्फा और बीटा फॉर्म किस तरीके से आता है, ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म। चलो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को डीएनपी टेस्ट के बारे में समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर आपका फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, बराबर, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनाइलहाइड्रेजिन टेस्ट जो है वो फिनॉल नहीं, सॉरी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजिन जो टेस्ट है वो कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर NH ग्रुप होगा और यहाँ पर 2 और 4 पोजीशंस के ऊपर नाइट्रो ग्रुप होगा। बच्चों मैंने पहले फिनॉल बोला है, उसको मेहरबानी करके करेक्ट कर लेना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजिन है, ये 2,4-DNP है, बराबर, 2,4-DNP। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2O आउट करेगा और यहाँ से आपका इस तरीके से ये फिनाइलहाइड्रेजिन बन जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट
फ्री एल्डिहाइड देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं देता है। दूसरा आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के अंदर इधर क्या होगा, Na+SO3H-, ठीक है, Na+ और SO3H-, तो यहां पर आपका क्या होता है, ONA और यहाँ पर HSO3। ये दोनों फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में तो दे देते हैं टेस्ट, लेकिन ग्लूकोज के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि ये टेस्ट नहीं मिल पाती। ठीक है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, आप चाहो तो समझ सकते हो, चाहो तो रट सकते हो, बराबर। ये हमारे 12th चैप्टर में है। चलिए अब अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में समझना है, तो उसको समझने से पहले हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। ठीक है, अब किसी के भी मन में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 कार्बन एटम के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 जो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, बराबर। अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो प्लस है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो माइनस है। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ गेट्स अट्रैक्टेड, यहाँ पर क्या होता है वो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्टेड होता है। तो ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्टेड होगा। तो कहने का मतलब कि जो H है वो इधर से निकलेगा और उधर जाके ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा, ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा। अब समझना बच्चों, अगर OH ग्रुप राइट हैंड पे से आता है, ठीक है, तो क्या होता है, और लेफ्ट पे आता है तो क्या होता है। तो देखो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो OH ग्रुप शिफ्ट होके राइट पे आएगा इस तरीके से, कौन सा OH ग्रुप, इधर का H+ लूज होने के बाद इसके साथ का, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये H+ इसके साथ लगेगा तो OH उड़ जाएगा ना, ठीक है, ये बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो OH ग्रुप मिल जाएगा। अब ये OH ग्रुप राइट पे हो सकता है या लेफ्ट पे भी हो सकता है। सपोज करो कि पहला चांस है लेफ्ट राइट पे है, बराबर, तो ये बाकी का स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा। बाकी का स्ट्रक्चर अगर मैं लिखना चाहूं तो वो एज इट इज रहेगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये वाले कार्बन का क्या होगा, तो देखो इसने हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ दे दिया, तो ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों के साथ कॉमन हो जाता है इस तरीके से। क्लियर हो रहा है। देखो समझो, इसका H चला गया, H किसके साथ चला गया, इसके साथ, तो इसकी इक्विवेलेंसी टूटी ना, ये कार्बन की जो ऊपर वाला कार्बन है उसकी इक्विवेलेंसी टूटी, इस कार्बन की भी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगी। तो ये दोनों इस तरीके से कॉमन ऑक्सीजन के साथ लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ऑक्सीजन के साथ ये इस तरीके से लग जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वो CH2OH है, बराबर। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है, D प्लस ग्लूकोज। अब आप इसको इसके वर्ड का मीनिंग समझना। अल्फा क्यों, क्योंकि 1 नंबर का जो कार्बन है उस पे OH ग्रुप राइट पे है। 1 नंबर का कार्बन है, 5 पे नहीं, 5 पे OH राइट पे होता तो D बोलते हैं, अल्कोहल के नजदीक का। तो अल्कोहल के नजदीक का अगर OH ग्रुप राइट पे है तो D। सबसे दूर का कार्बन के अंदर जो OH ग्रुप राइट पे है तो अल्फा, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हमने प्लस लिखा। चलिए अब इसकी बात की जाए तो यहां पर बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। और जो 5th नंबर का कार्बन है उसके साथ जो ऑक्सीजन एटम है वो इस तरीके से कॉमन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1st नंबर का कार्बन या अल्कोहल से सबसे दूर का जो कार्बन है उसके अंदर OH ग्रुप लेफ्ट पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा। बीटा ये D है। D कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे है, अल्कोहल के नजदीक वाला OH ग्रुप राइट पे है तो D है, अल्कोहल से सबसे दूर वाला कार्बन पे OH लेफ्ट पे है तो बीटा है। क्लियर है, तो बीटा D यहाँ पर प्लस तो दोनों के अंदर रहेगा ही, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्म जो हैं ग्लूकोज के वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं उसको अंदर इंटर कन्वर्जन होता रहता है। इस इंटर कन्वर्जन को हम लोग म्यूटा रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटर कन्वर्जन है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन।
म्यूटा रोटेशन। क्लियर हो रहा है? अब हम पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको अंदर मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे सर ये वाला OH ग्रुप के ऊपर साथ क्यों बना रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये CH2OH यहाँ पर या ये जो OH ग्रुप है वो इधर से अगर इसके साथ कंबाइन होता है तो 6 मेंबर का रिंग बनता है। 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से होगा तो 4 मेंबर का रिंग बनेगा। क्लियर है? और 6 मेंबर का रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए ये जो OH ग्रुप है वो इसके साथ ही इधर कंबाइन होता है, बाकी और कहीं से भी नहीं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली पायरानोज के साथ कंपेयर करता है, बराबर, पायरानोज के साथ। चलो समझते हैं कि पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो कैसे आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर उसको हम लोग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरान से कंपेयर कर सकते हैं। पायरान से, पायरान क्या है, तो पायरान जो है वो ये मॉलिक्यूल है, बराबर, ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग पायरान बोलते हैं। ध्यान से देखो तो पायरान जो है वो एक 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन चेन में है और एक साथ में ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरान। इस पर से एक क्वेश्चन आता है पायरानोज स्ट्रक्चर बनाने का। चलिए समझते हैं कि पायरानोज स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो पायरानोज स्ट्रक्चर जो है वो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बराबर। अगर आपको पायरानोज स्ट्रक्चर बनाना है तो वो एकदम आसान है। क्या करना है, देखो ट्रिक समझ लो। तो सबसे पहले तो पायरान की रिंग लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं पायरान। ठीक है, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इस पर से क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर बनाओ, तो दोनों के ही अंदर हम लोग पायरान रिंग को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था उसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, पायरानोज, बराबर। तो दोनों के अंदर इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग बना दी, सबके अंदर इस तरीके से एंटेना फिट कर दो। ठीक है, इस तरीके से सबके अंदर एंटेना को फिट कर दो। एंटेना फिट हो गया, फिर काम आसान है। जो अल्फा स्ट्रक्चर है उसके अंदर OH ग्रुप राइट पे है, तो याद रखो रूल कि जो ग्रुप राइट पे है उसको डाउन लिखो, डाउन। तो यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ से चालू करो, यहाँ से चालू करो। OH ग्रुप राइट पे है तो इसको डाउन लिखो। ठीक है, नंबरिंग समझना हो तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ऊपर 6 कार्बन आएगा, बराबर। तो OH राइट पे है तो नीचे लिखा, यहाँ पे भी OH राइट पे है तो डाउन लिखा, यहाँ पर H राइट पे है तो H को डाउन लिखो, यहाँ पर OH डाउन राइट पे है तो उसको डाउन लिखो। फिर मन में प्रश्न आएगा सर CH2OH को डाउन लिखो कि आप लिखो, तो याद रखो CH2OH अगर यहाँ पर है लास्ट वाला तो उसको आप ही लिखोगे, तो ही तो 6 मेंबर रिंग बनेगी ना, समझो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, तो उसको आप बोलोगे बीटा, समझना, सॉरी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज क्यों ऐसा, अल्फा क्यों आया ऐसा, क्योंकि अल्फा में 1 नंबर का या CH2OH से सबसे दूर वाला जो कार्बन है 1 नंबर का उस पे OH राइट पे है तो अल्फा आया। डी क्यों आया, क्योंकि अल्कोहल से सबसे नजदीक वाला या जो 5th नंबर का कार्बन है उस पे OH राइट पे है तो डी आया। प्लस तो एक्सपेरिमेंटली आया है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसीलिए, तो यहाँ पर ग्लूको हो गया। फिर पायरानोज क्यों आया, क्योंकि ये रिंग जो है ये रिंग इसको हम पायरान रिंग बोलते हैं, तो ग्लूको पायरानोज। अब ओस क्यों आया, तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पीछे सफिक्स जो है वो ओज लगता है, इसीलिए हमने लिखा है ग्लूकोपायरानोज। क्लियर हुआ, ग्लूकोपायरानोज। अब अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज बनाने के बाद बीटा डी प्लस ग्लूकोज पायरानोज बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो समझते हैं। यहाँ पर H कहाँ पर है, तो यहाँ पर H जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे है तो यहाँ पे डाउन आएगा। 5 एंटेना बना दो, चलो बना दी। H राइट पे है तो डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पर OH राइट पे है तो डाउन आएगा, उसके बाद यहाँ पर H राइट पे है तो डाउन आएगा, यहाँ पर आपका OH राइट पे है तो डाउन आएगा। CH2OH तो हमेशा अप ही आता है, बराबर, हमेशा मतलब 5th नंबर के कार्बन पे होगा तो हाँ, आगे एक एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे इसके अंदर।
तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। अब क्वेश्चन होगा सर इस पर से ये स्ट्रक्चर क्यों आया? तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर आप ये OH ग्लूकोज कंबाइन करते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की रिंग बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? तो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये 5 नंबर का OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड अप हो रहा है। बराबर? इसको आप पायरानोस क्यों बोलते हैं वो समझ गए कि ये जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिंग होती है जिसका नाम है पायरान रिंग। इस पायरान रिंग के साथ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलरिटी रखता है, इसीलिए इसको पायरानोस या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। बराबर? अब समझना बच्चों, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, इन दोनों कंपाउंड्स की अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो उसके अंदर एक ही चेंज है। यहाँ पर जो 1 नंबर का कार्बन है उसके अंदर OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन करने पर हमें ग्लूकोज के दो ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के कार्बन के रिस्पेक्ट में अलग है। देखो ध्यान से, बाकी का सब सेम है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ये साइक्लाइजेशन प्रोसेस है, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसलिए इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है? तो ग्लूकोज के एनोमर्स कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे अल्फा और बीटा के अंदर जो एनोमर्स देखने को मिलते हैं उसकी। तो यहाँ पर मैं इसी जगह को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इस पर से मैं आपको डेफिनेशन समझा सकता हूं। तो साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे एनोमर्स का डेफिनेशन, ये आपको कहीं पर पूछा जा सकता है। एनोमर्स का डेफिनेशन लिखेंगे कि साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज gives two structures which differ only in configuration of C1 atom. These two structures, one atom, these two structures are known as anomers of each other. These two structures are known as anomers of each other. Glucose has two anomers. Alpha glucose एंड बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास दो एनोमर्स हैं, एक है अल्फा ग्लूकोज और दूसरा है आपका बीटा ग्लूकोज। क्लियर हो रहा है? तो ये बात हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। अब इसी तरीके से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज भी बना सकते हैं। ठीक है? फ्रुक्टोज, चलो समझते हैं। फ्रुक्टोज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रिपरेशन के ऐसा कुछ भी नहीं, खाली आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ना है। बराबर? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़े उसके पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को वापस लिख रहा हूँ। बच्चों एक काम करो, वीडियो को करो पॉज 2 मिनट के लिए, अपनी नोटबुक में खुद ब खुद आप यहाँ पर इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाओ। तब तक हम लोग थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला देते हैं। ठीक है? हमारा जो मार्कर है वो बेचारा भूखा हो गया है, इसलिए हम उसको इंक पिला देते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है बच्चों? तो वीडियो को पॉज करके आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों को जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है? मैं थोड़ा सा
एक्सक्यूज चाहूंगा आपका यहाँ पर, क्योंकि मुझे बीच में ही मार्कर को भर देना पड़ा। तो यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर आपका CHOH और इसको CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप जानते हो कि ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का। अगर हमें यहाँ पर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना हो तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड है ना, वहां पर प्राइमरी अल्कोहल CH2 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो कार्बन है वहां पर C डबल बॉन्ड आएगा, बराबर। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज ही आएगा। पहले दो कार्बन की जगह पे थोड़े से चेंज है, बाकी सब एज इट इज चल रहा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका किसका हो गया, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज। अब ये जो फ्रक्टोज है बच्चों वो डी होगा। देखो अल्कोहल के नजदीक का कार्बन जो है उसके ऊपर वो OH राइट पे है तो डी हो गया। फ्रुक्टोज नेचुरली जो मिलता है वो लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए हम इसको माइनस लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट नंबर के कार्बन की जगह पे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी नंबर के अल्कोहल की जगह पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है। इतना हो गया। चलिए अब हम इसके बाद अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखो सॉरी फ्रुक्टोज का बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो किसके साथ जाके लिंक होगा, किसके साथ, यहाँ पर जो H प्लस है वो किसके साथ लिंक होगा बच्चों, तो वो लिंक होगा इसके साथ। अब जो OH है वो आपका या तो राइट पे हो सकता है या तो लेफ्ट पे हो सकता है। समझना, अगर OH राइट पे आया तो CH2OH लेफ्ट पे आएगा, और अगर OH लेफ्ट पे आया तो CH2OH जो है वो राइट पे आएगा। क्लियर है। चलो पहला पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे है। तो सीधी सी बात है कि CH2OH ग्रुप लेफ्ट पे आएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपको जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है C डबल बॉन्ड O CH2OH OH, बराबर। यहाँ पर आपके 4 कार्बन होंगे 1 2 3 4, यहाँ पर CH2OH। बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो 1 2 3 एक कार्बन एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पर आपका CH2OH, ठीक है। ये हो गया आपका OH H, ये हो गया H OH, यहाँ पर H OH। तो इस कार्बन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ लिंक होने पर OH ग्रुप जो है वो आपका कौन सी साइड पे आया है, OH ग्रुप आपका यहाँ पर राइट साइड पे आया है। अब आप बोलोगे सर इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लिंक अप हुआ है ना, समझो। क्लियर हो रहा है। तो OH ग्रुप यहाँ पर राइट पे आया है। अब आप जानते हो अगर OH ग्रुप राइट पे आया है तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्फा होगा, अल्फा, ठीक है। और अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट पे आ रहा है, समझो OH ग्रुप, तो ये CH2OH जो है वो राइट पे आएगा, बराबर। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग गया तो ये OH लेफ्ट पे आएगा, ये COH H CHOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर आपका आएगा CH2OH। तो ध्यान से देखो इधर कितने नंबर की रिंग बन रही है, 5। देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर आपकी ऑक्सीजन के साथ की 5 नंबर रिंग बन रही है, बराबर। एक चीज आपको यहाँ पर ये भी नोटिस करना है कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है इस तरीके से दोनों के अंदर कॉमन है। इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है उसके अंदर OH ग्रुप लेफ्ट पे है, डी तो वही का वही रहेगा, माइनस भी वही का वही रहेगा, इसको बोलेंगे फ्रुक्टोज। अब ये जो रिंग है, ये जो 5 नंबर रिंग है वो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ्यूरान रिंग के साथ मैच होती है, फ्यूरान के साथ। तो यहाँ पर हम इसको फ्यूरानोज बोलेंगे, ठीक है। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो 5 मेंबर की रिंग ड्रॉ कर देनी है, बराबर। यहाँ पर आपको 5 मेंबर की रिंग जो है उसको ड्रॉ कर देना है। तो 5 मेंबर की रिंग ड्रॉ करने से क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्यूरन का स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से होगा, 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 मेंबर की रिंग इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद
OH और H को अरेंज कर देना है, बस सिंपल, ठीक है। OH और H को अरेंज कर देना है जैसे आपने पहले किया था वैसे का वैसे ही, बराबर। तो इस तरीके की रिंग बनाओ, सबके अंदर इस तरीके के एंटीनास कराओ, बराबर। चलो वो भी कर दिए। अब यहाँ पर आपको H और OH को अरेंज करता जाना है। ये जो रिंग है वो है फ्यूरान रिंग, तो बनने वाला कंपाउंड आएगा फ्यूरानोस, ठीक है। फर्स्ट नंबर का कार्बन OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे OH लेफ्ट पे आएगा, H राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे H डाउन आएगा, OH राइट हैंड साइड पे है तो OH इधर आएगा। CH2OH का कोई इश्यू होता ही नहीं है, ठीक है। H। अब समझना बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अल्फा डी प्लस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्रुक्टोफ्यूरानोस क्योंकि ये फ्यूरान रिंग के साथ मैच कर जाता है, इसलिए फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अब इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर CH2OH जो है वो राइट पे है तो डाउन आएगा। अब देखो हम बच्चों यहाँ पर ये चीज आपका थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने क्या समझा था कि जो CH2OH ग्रुप है वो हमेशा अप आता है, लेकिन कब, वो 5th नंबर के कार्बन पे होता है। अभी यहाँ पर तो वही रूल चलता रहेगा, H राइट पे है तो डाउन आएगा, यहाँ पर OH राइट पे है तो डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका CH2OH जो है वो 5th नंबर के कार्बन पे होने की वजह से अप आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्रुक्टोफ्यूरानोस, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, इस स्ट्रक्चर को हम लोग उस नाम से जानेंगे। तो ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज भी 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है या 2 एरोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। अल्फा और बीटा क्यों है, डी और एल क्या है और माइनस और प्लस क्या है, वो आई होप इस लेक्चर की मदद से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बाकी का हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए नोट डाउन कर लो।